नमस्कार। तो फाइनली अब सवाल ये उठता है कि आखिर एंटरटेनमेंट किस तरह का होना चाहिए। नई पीढ़ी के लोग कहाँ से और किस तरह से इंस्पिरेशन लें। आज का ये वीडियो इस विषय पर है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबसे पहले एजुकेटेड लोग, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स और विशेषकर राइटर्स और डायरेक्टर्स, इन सब को मिलकर एक कंसेंसस पर, एक अग्रीमेंट पर पहुंचना चाहिए कि आने वाले 50 साल या 20 साल में हमें एंटरटेनमेंट को क्या दिशा देनी है। तो इस पर बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, ड्रामा स्कूल, फिल्म स्कूल्स, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर मैसेजेस जाने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए कि क्या अभी का जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है क्या वो जायज़ है, क्या हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या हम इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। अगर पहले वैचारिक जगत में परिवर्तन लाया जाता है, वैचारिक जगत पर अगर हम कहीं पर एक तालमेल बिठा पाते हैं बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स के बीच में, तो चेंज संभव है। तो इस विषय पर मेरे अपने क्या विचार हैं वो मैं कहना चाहूँगा। तो मेरी नज़र में एंटरटेनमेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और नोबल सेंटिमेंट को जगाने के इरादे से ही होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक सशक्त माइथोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। हमने पहले, जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि हम पास्ट से इंस्पिरेशन हासिल करें, और ड्रामा की जगत में जो भी काम हुआ है, इवन संगीत और नृत्य की जगत में जो भी काम हुआ है, उसका आधार माइथोलॉजी रहा है। जैसे हमारे पास रामायण, महाभारत या उसके अलावा पुराण में जो कथाएं और कथानक है वो इतने मजबूत हैं, वो इतने डेप्थ से भरे हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके हृदय को छू जाते हैं। और जब उसे बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट के ज़रिए पेश किया जाता है, जिसमें भरपूर रसों का समावेश होता है, तब वो आपकी अचेतन जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ ही जाता है। बहुत लोगों ने कोशिश की है, वेस्ट के बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मॉडर्न मैथोलॉजी को क्रिएट करने की, लेकिन वो इसमें इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है फिलोसफिकली, जिस पर वो आधारित नए मैथोलॉजी को बनाए। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये सुपरमैन जैसे, बैटमैन जैसे, या इस तरह के कई कैरेक्टर्स क्रिएट तो हो रहे हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं, सुपर नेचुरल थ्रिलर्स भी बन रहे हैं, लेकिन वो इतने सशक्त नहीं हैं जितने हमारे पास्ट की माइथोलॉजीज रही हैं। तो पहले मैं उन माइथोलॉजीज को थोड़ा टटोलना चाहूँगा कि उनमें क्या खूबी थी। रामायण, महाभारत में ऐसी क्या खूबी थी जो आज तक सबको आकर्षित करता है। रामायण से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ये एक ऐसी कथा है जो साधारण जनमानस को भी आकर्षित करती है। फिर इसके अंदर जो नैतिक मूल्यों का समावेश है वो आपके अचेतन जगत में अपना प्रभाव डालता है। फिर तीसरे लेवल पे ये आपके आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है, उसको जागृत करने की चेष्टा करता है। तो जो थोड़ा भी साधक है, जो थोड़ा भी फिलॉसफी से कनेक्टेड है, वो इसमें उस फिलॉसफी का वैयक्तिकरण देखता है। कैसे, इसी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। राम की कथा मूलतः राम के अभिषेक से शुरू होती है और उसके किसी कारणवश वनवास से आगे बढ़ती है। 14 साल का वनवास, और वहाँ पे असुरों का नाश, लंका जाना, लंका नरेश का हारना, लंका को डिफीट करना, एक तरह से ध्वस्त कर देना, और फिर वापस अयोध्या में आके राम राज्य को इस्टेब्लिश करना। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर कितने घटनाएं और कितने एपिसोड्स हैं वो अभी उस पर चर्चा नहीं करता, लेकिन इसका जो फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट से जब हम इंस्पायर होंगे तभी हम नई माइथोलॉजी गढ़ने के लिए हमारे पास मटीरियल होगा। राम आत्मा का प्रतीक है। राम कोई, हम ठीक है, हम उससे व्यक्ति मान सकते हैं,
ईश्वर का अवतार मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा कहाँ है? उस शरीर के अंदर है। शरीर किससे चलता है? 10 इंद्रियों से। इसी 10 इंद्रियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं राजा दशरथ। 10 इंद्रियों से चलने वाला रथ। उपनिषद काल में शरीर को रथ की उपमा से समझाया गया था। अयोध्या राज्य है। अयोध्या का अर्थ ही है अयुद्ध, जहां युद्ध नहीं होता। तो युद्ध कहां नहीं होता? आत्मा के लोक में ही युद्ध नहीं होता। मन के जगत में युद्ध होता ही रहता है। मन का जगत अच्छाई और बुराई के साथ चलता है, शुभ और अशुभ से चलता है, और इसलिए वहां दोनों में संघर्ष लगातार चलता रहेगा। इसके पार का जो जगत है, आत्मा का लोक, वो वहां कोई युद्ध नहीं होता। तो अयोध्या का राज्य बुनियादी तौर पर उजाले का राज्य है, सत्य लोक है, आत्मा का लोक है। तो फिलॉसफिकली ये गूढ़ बातें इसमें समाविष्ट कर दी गई हैं। फिर ये 14 वर्ष का वनवास, इसमें हमने 6 षड्रिपु और अष्टपाश, इस पर नियंत्रण पाने की बात कही है। वनवास इसलिए चूंकि उस वक्त या उससे पहले भी एक समय ऐसा था जब भारत के जो क्षत्रिय समुदाय था, वो 45, 50, 55 वर्ष की आयु के बाद वन जाते थे और वहाँ पे पेनेंस करते थे, प्रैक्टिस करते थे, साधना करते थे। बाद में बुद्ध के काल से युवा अवस्था में ही चले जाने की बात हुई, क्योंकि ये रियलाइज़ किया गया कि अगर छोटी उम्र से व्यक्ति सीखेगा तो संसार को ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकता है, और वहाँ रह के वो अपने अंदर आत्मबल क्रिएट करेगा। तो राम अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ जो वनवास जाते हैं, वहाँ पे लगातार असुरों का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली, आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली ये बात समझाई गई है, ये असुर आपके भीतर ही है। शूर्पणखा आसुरी है, और वो आपके अंदर सेक्स भाव को जगाने वाली एक असुर शक्ति है। उसका नाक कान काट के हमने उसका रूप बिगाड़ दिया, लक्ष्मण ने उसका रूप बिगाड़ दिया। तो संदेश ये गया कि साधक को इस तरह से किसी असुर कन्या से इस तरह से संबंध नहीं बनाना है। तो सेक्स पर नियंत्रण ये शूर्पणखा एपिसोड से समझाया गया है। खर और दूषण की हार, ये जो वायुमंडल में गंदगी है, दूषित वायु जिससे होती है, जो बैक्टीरियाज हैं, जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इवन ऐसे लोग भी जो गंदगी फैलाते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जब रावण के क्षेत्र में आते हैं और वहाँ अलग अलग असुर हैं, मेघनाद है, कुंभकर्ण है, रावण है, ये अलग अलग लेवल पर पहुँचे हुए असुर हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं, बहुत रिच हैं और बहुत पावरफुल हैं, धन से भरे हैं, और इनके पास अय्याशी का पूरा साधन है। तो बेसिकली हमने असुर किसको माना, ये समझने और ग्रहण करने योग्य बात है। राम का जीवन तो बहुत सीधा और साधारण सा है। राजा होते हुए भी वो वल्कल वस्त्र धारण करके वनवास में रह रहे हैं, लेकिन हमने रावण और उसके साथियों को रिच दिखाया है। लंका रिच नगरी है, तो लंका रिप्रेजेंट कर रही है मटीरियल हैप्पीनेस को, और लंका नरेश रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भौतिक जगत में जो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है ऑफ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्लैमर, रिचनेस, एफ्लुएंस, वेल्थ, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हावी होता है समाज में भी और व्यक्ति के जीवन में भी, वो अगर हावी होता है तो जीवन ठीक नहीं है। तो जीवन को ठीक होने के लिए आत्मा और आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान जिससे मिले, उस रास्ते पर चलना आवश्यक है, और उसके लिए रावण का मरना जरूरी है। रावण का मरना, लंका का नाश, ये प्रतीक है इस बात का कि बाहरी जगत की चकाचौंध से भरा हुआ जीवन सही जीवन नहीं है। हमारे पास रामायण में सबसे इंपॉर्टेंट चरित्र हनुमान का है। हनुमान एक साधक, एक भक्त का पर्सोनिफाइड फॉर्म है। भक्त कैसा होना चाहिए, ये हनुमान के चरित्र से दिखाया गया है।
तो उसमें बहुत सारे प्रसंग हैं हनुमान की। हनुमान लीडर भी है, दूसरे भक्तों को लीड करता है, और वो लंका को जलाने में जिस तरह से कामयाब होता है उसके पीछे तंत्र साधना के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। पूंछ में आग लगना, ये साधना मार्ग में कुंडलिनी जागरण से संबंधित है। टेल बोन में ही कुंडलिनी का वास है, कुंडलिनी शक्ति का वास है, और जब कुंडलिनी शक्ति जगती है तो एक अग्नि जैसी ही फीलिंग होती है मनुष्य के पीठ पर। तो उस कुंडलिनी शक्ति के जगने से ही हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड के डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो सब धीरे धीरे नाश होने लगते हैं। और जब तक वो नाश नहीं होगा तब तक आपके भीतर का राम जगेगा नहीं। ये बात इस प्रसंग से बहुत स्पष्ट दिखा है। अगर आप इसको बहुत लिटरली लेते हैं तो बड़ा असंभव है कि एक वानर की पूंछ में लगी हुई आग से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जल रही हैं। ये प्रतीक है, ये मेटाफर है। सारे मैथोलॉजीज जनरली अलंकार से भरे हुए हैं, उपमाओं से भरे हैं, मेटाफर्स से भरे हुए हैं। साधकों को इन मेटाफर्स को डीकोड करना पड़ता था, और जो साधक नहीं है, जो आम जनमानस का एक साधारण व्यक्ति है, वो इसे कथा के रूप में लेकर इसका जो रसास्वादन मिलता है वो कर सकता है, और वो होता ही है। अद्भुत रस का संचार होता है इस प्रसंग से। लंका दहन से अद्भुत रस का संचार होता है, लेकिन हम डिस्ट्रॉय क्या कर रहे हैं? हम मटेरियल वर्ल्ड के मिलने वाले वस्तुओं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज डेंजरस। आज भी समाज इसी नतीजे पर पहुंच रहा है, और धीरे धीरे हम वहां पहुंच रहे हैं जहां पढ़ा लिखा और रियली जो जेन्युइन रैशनल माइंड है वो ये जान रहा है कि धन की अथाह दौड़ हमें कहां तक ले जा सकती है। तो धनवान बनने की चाह, मटेरियल वर्ल्ड का राजा बनने की चाह, ये सब बेईमानी है। ये बात रामायण की कथा से बहुत स्पष्ट सामने आता है। तो हम उसको डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, मैथोलॉजी के जरिए और ऐसे चरित्रों के जरिए कर रहे हैं जिन पर हम बहुत गहरे से आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब यही बात अगर हमें आज कहनी हो तो हम कैसे कहेंगे? तो पहले तो हमारे पास कोई फिलॉसफी का बेस होना चाहिए, जिस तरह रामायण में फिलॉसफी का बेस है। अगली बार मैं महाभारत की जो बहुत बेसिक कथा है उस पर बात करूंगा, और कैसे इन्हीं रामायण और महाभारत के जरिए हमने इस देश की संस्कृति को गढ़ा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, ये कलाकारों के जरिए हुआ है। ये उन्हीं राइटर्स और डायरेक्टर्स और जो ऋषि तुल्य राइटर्स और डायरेक्टर्स थे उनके जरिए हुआ है। नाट्यशास्त्र के आने के बाद ये उस समय के देश के प्रबुद्ध लोगों ने ये रियलाइज किया कि कला के जरिए, ड्रामा, नृत्य, संगीत के जरिए ही संस्कृति गढ़ी जा सकती है, और उसमें वो सफल हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि जब रामायण और महाभारत दोनों सीरियल टेलीविजन में आए तो उसने किस तरह से देश को एक कर दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की नस नस में, भारत की रग रग में किस तरह से ये रामायण महाभारत रचे बसे हैं। कितने ही आक्रमण हुए, कितने ही लोगों ने यहाँ पे लूटपाट की, कितने ही दूसरी कौमें आके यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर गई, लेकिन जो मास कल्चर है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आर्ट। दैट इज वाई रामायण एंड महाभारत आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेट आर्ट, मिस्टिक आर्ट, स्पिरिचुअल आर्ट. So art has to be like this. I personally want that films should be like this. फिल्म्स का जो पावर है, फिल्म्स का जो पोटेंशियल है वो ट्रेमेंडस है, वो ड्रामा से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक नई मैथोलॉजी को पहले गढ़ें विद अ फिलोसफिकल बेस, और बेस यही होना चाहिए, जर्नी यही होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल वेल्थ, and it has to be the celebration of Atma. It has to be the celebration of spiritual body. It has to be the celebration of people who believe in spiritual values and not in material values. Because material values and material wealth and material affluence is dangerous, not only for individuals but for the entire society. Because it is seen that wealth gets concentrated in few hands, and when it gets concentrated, it is misused.
90% people live in poverty and 10% live in, rather 9.9% live in an okay way, and just 1% have the enormous wealth. This is dangerous. And it is dangerous for them also. उन लोगों के लिए भी अथाह धन का इकट्ठा होना घातक है, उनके अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इसीलिए सबकी भलाई के लिए हमें धन के प्रति, वेल्थ के प्रति एक रैशनल दृष्टि रखते हुए संसार कैसे जीना चाहिए, इस पर एक ऐसी कथा वस्तु बनानी होगी जो सदियों तक, अगर सदियों नहीं तो 300-400 साल तक भी लोगों को प्रेरित करती रहे। इस संदर्भ में गुरजेफ की एक किताब है जो मॉडर्न किताब है, बील्ज़ेबूब्स टेल्स टू हिज ग्रैंडसन। वो भी एक मॉडर्न पुराण जैसी पुस्तक में गिनी जा सकती है, और उससे भी प्रेरणा लेकर लोग नई कथानक या नए इंस्पिरेशनल आर्टिस्टिक टेल्स कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस सीरीज़ में एक वीडियो और जिस पर मैं महाभारत का एक ब्रीफ, उसके भीतर जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मौजूद हैं, उसके भीतर का जो कथानक है, उसके अंदर जो द ग्रेट आर्ट है, उस पर बात करूँगा। जैसे आज मैंने रामायण कैसे ग्रेट आर्ट है, इस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया कि उन तमाम चरित्रों के पीछे का जो फ़लसफ़ा है, दर्शन है, वो क्या है। ज़रूरत इसी की है, दर्शन को कहानी में गढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम सही अर्थ में एंटरटेनमेंट में कामयाब हो सकते हैं। द ग्रेट फिलोसफीज हैव टू बी expressed in the form of story, drama and films. That should be the gist of entertainment. Thank you so much. आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद देखने और सुनने के लिए। नमस्कार।